Hello and good morning, students. Welcome to our online session of social science. So, students, today we are going to discuss the fifth part of the chapter 13, that is the functioning of Indian democracy. So, students, let's recall the first what we read in the last part of the video, that is fourth part. So, students, we read about the Indian Parliament. It comprises two houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. We read about the Lok Sabha and powers of the Lok Sabha. We also read about the Rajya Sabha and the powers of Rajya Sabha. So, today we will move further with the next topic, that is procedure of passing a bill. So, let's begin the chapter with its continuation. So students, हमने कल टॉपिक स्टार्ट किया था प्रोसीजर ऑफ फ्रेमिंग लॉज बाय द पार्लियामेंट. ठीक है, तो जिसमें हमने देखा कि पार्लियामेंट का इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है देश के लिए कानून बनाना. और हमने बिल्स देखे, टू टाइप के बिल्स देखे, जिसमें फर्स्ट है हमारा ऑर्डिनरी बिल और है मनी बिल. सो हमने देखा कि जो ऑर्डिनरी बिल होता है, जो ऑर्डिनरी बिल होता है वो संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाता है, लेकिन जो मनी बिल होता है वो प्रेसिडेंट की परमिशन पर ओनली लोकसभा में ही पेश किया जाता है. तो आज हम देखेंगे द प्रोसीजर ऑफ पासिंग अ बिल. तो किस तरीके से कोई भी बिल जो है वो पास किया जाता है, उसका क्या प्रोसीजर रहता है, तो उसका प्रोसीजर हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट इज फर्स्ट रीडिंग और प्रेजेंटिंग अ बिल. फर्स्ट रीडिंग और प्रेजेंटिंग ऑफ द बिल. Any member of the parliament, after giving 1 month notice, can present a bill with prior permission of the chairman of council of state, speaker of the house of the people. It means कि पार्लियामेंट का कोई भी मेंबर एक मंथ के नोटिस पर लोकसभा राज्यसभा अध्यक्ष की परमिशन मिलने पर बिल को प्रेजेंट कर सकता है. एट द टाइम ऑफ फर्स्ट रीडिंग ओनली द कैप्शन ऑफ द बिल इज रीड. इट मीन्स कि फर्स्ट रीडिंग के टाइम पर बिल के कैप्शन को ही सिर्फ पढ़ा जाता है, सिर्फ रीड किया जाता है. नॉर्मली नो डिस्कशन टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ फर्स्ट रीडिंग. दैट इज मेयर प्रेजेंटेशन ऑफ द बिल इज इट्स फर्स्ट रीडिंग. और किसी भी तरह का डिस्कशन जो है वो फर्स्ट रीडिंग के टाइम पर नहीं किया जाता है. ओनली जो प्रेजेंटेशन है बिल का वो ही फर्स्ट रीडिंग होती है. आफ्टर प्रेजेंटेशन ऑफ द बिल इट इज पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया. इट मीन्स कि बिल के प्रेजेंटेशन के बाद इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गैजेट में पब्लिश किया जाता है. नाउ द सेकंड पॉइंट इज सेकंड रीडिंग. बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द सेकंड रीडिंग, copies of the bill are distributed among the members. तो सेकंड रीडिंग इट मीन्स कि सेकंड रीडिंग शुरू होने के पहले जो बिल की कॉपीज होती है वो उसके मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं. At this stage, every section of the bill is not discussed in detail. Only the basic features of the bill are discussed. और इस स्टेज पे बिल के सारे सेक्शन को डिस्कस नहीं किया जाता डिटेल में. ओनली जो उसके बेसिक फीचर्स होते हैं बिल के उन्हें डिस्कस किया जाता है. At that stage, no amendment are suggested either. If necessary, the bill is sent to the combined select committee. और इस अवसर पर कोई अमेंडमेंट भी प्रस्तुत नहीं किया जाता. यदि ऐसा आवश्यक समझा जाता है तो बिल को कंबाइंड सेलेक्ट कमिटी के पास भेज दिया जाता है. तो नाउ थर्ड स्टेज है आपकी कमिटी स्टेज. फॉर डेलिब्रेशन द हाउस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल कमिटीज. Members of the committee study minutely every article para of the bill and deliberate on it. गहन विचार के लिए हाउस को छोटी छोटी स्मॉल कमिटीज में डिवाइड किया जाता है. कमिटी के मेंबर्स बिल के प्रत्येक आर्टिकल और पैरा पर सूक्ष्मता से विचार करते हैं. द कमिटी हैज आल्सो द पावर्स टू मेक अमेंडमेंट इन द बिल. ओके, तो जो कमेटी होती है उसके पास पावर होती है कि वो बिल में किसी भी तरह के अमेंडमेंट्स मतलब चेंजेस कर सकती है. आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन द कमिटी सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल एज द केस मे बी. और इस जो कंसिडरेशन के बाद जो कमेटी है अपनी रिपोर्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन को या हाउस ऑफ द पीपल को सबमिट करती है, जैसा केस हो उस अकॉर्डेंस में सबमिट करती है. नेक्स्ट आता है हमारा रिपोर्ट स्टेज. ओके,
तो फोर्थ है हमारा रिपोर्ट स्टेज। कॉपीज ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी along with the amendment suggested are given to the members of the House of the People House. The House may accept the report of the committee as it is. कंबाइंड सेलेक्ट कमेटी तथा कमेटी द्वारा बिल में अमेंडमेंट किया जाता है और उसकी कॉपीज मेंबर्स को दी जाती हैं। ओके, तो चाहे तो जो हाउस है वो चाहे तो कमेटी की इस रिपोर्ट को स्वीकार कर सकता है जैसे वह है। डिस्कशन टेक्स प्लेस इन द हाउस ऑन द बिल। जो डिस्कशन होता है बिल के ऊपर वो हाउस में किया जाता है। डिटेल डिस्कशन टेक प्लेस ऑन एवरी सेक्शन ऑफ द बिल। और बिल के हर सेक्शन में डिटेल में डिस्कशन जो है वो होता है, वहां पर किया जाता है। इन द एंड वोटिंग टेक्स प्लेस, और आखिरी में एक वोटिंग होती है। इफ द बिल इज पास्ड आफ्टर वोटिंग, अगर बिल वोटिंग के बाद पास हो जाता है, देन दिस स्टेज इज डीम्ड टू बी ओवर। तो इस तरीके से चरण जो है पूरा हो जाता है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज थर्ड रीडिंग। आफ्टर द रिपोर्ट स्टेज, द स्टेज ऑफ द पासिंग ऑफ द बिल इज कॉल्ड द लास्ट स्टेज और द थर्ड रीडिंग। तो रिपोर्ट स्टेज के बाद जो स्टेज होती है बिल को पास करने की, उसे हम लास्ट स्टेज और थर्ड रीडिंग कहते हैं। एट दिस स्टेज डेलिब्रेशन टेक प्लेस ओनली ऑन द मेन फीचर्स ऑफ द बिल एंड नॉट ऑन द एवरी सेक्शन ऑफ द बिल। और इस स्टेज के बाद जो डेलिब्रेशन मतलब जो विचार वगैरह होता है वो सिर्फ मेन फीचर्स पे होता है, न कि बिल के सारे सेक्शंस पे। एट दिस स्टेज नो चेंजेस आर मेड इन द ड्राफ्ट बिल। और इस स्टेज पर किसी भी तरह के चेंजेस जो है वो ड्राफ्ट बिल में नहीं किए जाते। इफ द बिल इज पास बाय द हाउस, इट इज सेंट टू द अनदर हाउस अंडर द सिग्नेचर ऑफ द स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द हाउस। और यदि बिल पास हो जाता है, यदि बिल जो है हाउस के द्वारा पास कर दिया जाता है, तो इसे दूसरे हाउस में भेज दिया जाता है हाउस के स्पीकर और चेयरमैन के सिग्नेचर्स के साथ। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज सेंडिंग बिल इन द सेकंड हाउस। When a bill is passed in one house, it is sent to the another house in the aforesaid manner. ओके, जब बिल एक हाउस में पास हो जाता है तो ये दूसरे हाउस में भेजा जाता है। दूसरे सदन में विधेयक उपरोक्त प्रक्रिया से गुजरता है, मतलब जो दूसरा सदन है उसमें जो प्रोसेस है सीक्वेंशियली जो है वो प्रोसेस चलती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की स्वीकृति। When the bill is passed in both the houses of the parliament, it is sent to the president for assent. जब बिल पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में पास हो जाता है तब उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सहमति के लिए भेजा जाता है। आफ्टर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट द बिल बिकम्स लॉ। और प्रेसिडेंट की सहमति के बाद जो बिल होता है वो कानून बन जाता है। एंड इट इज पब्लिश इन द गवर्नमेंट गैजेट, और उसके बाद वो सरकार के गैजेट में प्रकाशित होता है, पब्लिश होता है। On ordinary bills, the president may give assent or send it for reconsideration of both the houses. और जो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं उन बिल्स को जो प्रेसिडेंट है वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है दोनों हाउसेस में। If both the house again pass the bill, the president has to give assent. और यदि अगर दोनों ही हाउसेस अगर फिर से पास कर देते हैं तो प्रेसिडेंट को उस बिल पर अपनी सहमति देनी ही पड़ती है। Now we will discuss about the money bill. तो मनी बिल क्या होता है अब हम इसे डिस्कस करेंगे। मनी बिल्स आर पास्ड इन अ डिफरेंट मैनर। मनी बिल्स आर इंट्रोड्यूस ओनली इन द हाउस ऑफ द पीपल। मनी बिल डिफरेंट मैनर्स में पास किए जाते हैं। मनी बिल ओनली लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। द हाउस ऑफ द पीपल आफ्टर पासिंग अ मनी बिल सेंड इट्स टू द काउंसिल ऑफ स्टेट फॉर कंसिडरेशन। और जो लोकसभा होती है इस बिल को पास करने के बाद इसे राज्यसभा को कंसिडरेशन के लिए भेजती है। इट हैज टू पास इट विद इन 14 days, और इसे राज्यसभा को 14 days में पास करना होता है। इवन इफ द काउंसिल ऑफ स्टेट सजेस्ट सम अमेंडमेंट्स, द बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड इन द सेम फॉर्म इन विच इट वाज पास्ड बाय द हाउस ऑफ द पीपल। और अगर राज्यसभा इसमें कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट करती भी है फिर भी इस बिल को उसी फॉर्म में पास किया जाता है जिस फॉर्म में लोकसभा ने पास किया था। इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स, पावर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स आर नेग्लिजिबल। और फाइनेंशियल मैटर्स के रिगार्डिंग जो राज्यसभा होती है उनकी जो पावर्स होती है वो नेग्लिजिबल होती है, मतलब न के बराबर होती हैं। आफ्टर पासिंग ऑफ द बिल इन द हाउस ऑफ द पीपल एंड आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल आफ्टर इट्स सिग्नेचर एंड ऑथेंटिकेशन सेंड इट्स टू द प्रेसिडेंट। सो बिल जो है वो लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में कंसिडरेशन के बाद जो लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसके सिग्नेचर के बाद उस पे ऑथेंटिकेशन होने के बाद उसे प्रेसिडेंट को भेजा जाता है।
and it is necessary for the president to put his signature, that is give his assent. और ये बहुत जरूरी है, ये अनिवार्य है प्रेसिडेंट को कि उसको अपनी सहमति देनी होती है और अपने हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर करने होते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो है मनी बिल जो है पास किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एग्जीक्यूटिव। सो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूटिव। द एग्जीक्यूटिव इज अनदर इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव सरकार का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट इट इज द एग्जीक्यूटिव विच इज रिस्पॉन्सिबल। तो अगर हम देखा जाए तो गवर्नमेंट के जो सारे ऑर्गन्स हैं उनकी अच्छी तरह से फंक्शनिंग के लिए ये बहुत जरूरी है, ये जो एग्जीक्यूटिव होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अंतिम रूप से जो है एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, आंसरेबल होता है। इन आवर कंट्री वी हैव फेडरल सिस्टम, therefore the executive is of two types, the central executive for the central administration and the state executive for the state administration in the states। तो हमारे देश में फेडरल सिस्टम है और इसीलिए जो एग्जीक्यूटिव है टू टाइप्स के होते हैं, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, स्टेट एग्जीक्यूटिव स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्टेट्स में। जो द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कंप्राइजेस ऑफ द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है और कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारे देश में इंडिया में फर्स्ट जो थे हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द प्रेसिडेंट। द हेड ऑफ द इंडियन यूनियन इज द प्रेसिडेंट। तो इंडियन यूनियन का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। प्रेसिडेंट का इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है। इट कंप्राइजेस मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होता है, जो दोनों हाउसेस के मेंबर्स होते हैं वो, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स। अब हम देखेंगे क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशंस हैं? फर्स्ट, ही शी शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड, शुड हैव अटेन्ड 35 इयर्स ऑफ एज, उसने मींस कि वो 35 इयर्स या उससे ज्यादा का हो। थर्ड, शुड हैव क्वालिफिकेशंस टू बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उसके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। एंड द फोर्थ इज शुड नॉट बी ऑन एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द यूनियन और एनी स्टेट गवर्नमेंट, और वह सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अधीन किसी भी लाभ के पद पर न हो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल द पावर्स ऑफ द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव वेस्ट इन द प्रेसिडेंट। ओके, नाउ पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। According to the Constitution, all powers of the central executive vest in the president. Constitution के according central executive की सारी powers president में होंगी। He/she will use these powers or cause to be used by the subordinate staff. As per 42nd Amendment of the Constitution, it has been provided that President shall function only according to the advice of the cabinet and such advice shall be binding upon him. संविधान के अनुसार वह इन पावर्स का यूज स्वयं या अपने सबऑर्डिनेट स्टाफ से करा सकेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजन भी किया गया है कि राष्ट्रपति कैबिनेट की एडवाइस से ही कार्य करेगा और यह एडवाइस मानना उनके लिए बाध्यकारी होगा। He will work according to the advice of the cabinet. Powers of the president are of two types. President की power two types की होती हैं. The first is under ordinary conditions और power during peace time. ऑर्डिनरी कंडीशंस में और पीस टाइम मीन शांति के समय। सेकंड, अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस और पावर्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस और पावर जो होती हैं वो इमरजेंसी के टाइम पे। ओके, दीज आर द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट्स। ओके, नाउ पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट्स। अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव। अब हम एग्जीक्यूटिव की पावर्स को डिस्कस करेंगे। नाउ प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट और अदर मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट देखेंगे किस तरीके से अपॉइंटमेंट होता है। फर्स्ट इज आफ्टर द इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ सच पार्टी एज प्राइम मिनिस्टर विच हैज वॉन द इलेक्शंस विद मेजॉरिटी। लोकसभा के इलेक्शंस होने के बाद
प्रेसिडेंट मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। If any one party has not secured majority, then president at his her discretion appoints such person as prime minister who can give a stable government after obtaining vote of confidence from the house. यदि किसी पार्टी को लोकसभा में बहुमत मेजॉरिटी प्राप्त नहीं हुई है, तो प्रेसिडेंट अपने विवेक से ऐसे व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है जो लोकसभा का विश्वास प्राप्त करके, कॉन्फिडेंस गेन करके एक स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। The president appoints other ministers as per the advice of the prime minister. President other ministers को भी अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर। Now the second is work relating to appointments. The president appoints governor of states, ambassadors of foreign countries, attorney general of India, chairman and member of the Union Public Service Commission, controller and auditor general of India, and officers on other important posts. President स्टेट्स के गवर्नर, फॉरेन कंट्रीज के एम्बेसडर्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, चेयरमैन एंड मेंबर्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और अदर पोस्ट के जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनके अपॉइंटमेंट करता है। द प्रेसिडेंट मेक्स अपॉइंटमेंट ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट ये सारी अपॉइंटमेंट्स प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर करता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव पावर्स। The president is an integral part of the parliament. President parliament का integral part होता है, सबसे important part होता है। The president has following powers in respect of the legislature. President के पास legislature के respect में बहुत सारी powers होती हैं। The first is to summon the parliament, to hold a session, to adjourn it and dissolve it. संसद के session को बुलाना, स्थगित करना, लोकसभा को dissolve करना। Second, to address combined session of both the houses of the parliament after every general election and thereafter every year. संसद के दोनों सदनों, दोनों हाउसेस को एड्रेस करना हर जनरल इलेक्शंस के बाद और हर वर्ष। Third, to nominate 12 members of the Council of States from amongst person having special quality in the field of art, literature, music or any other such fields. ऐसे 12 लोगों को, ऐसे 12 मेंबर्स को काउंसिल ऑफ स्टेट में नॉमिनेट करना जो स्पेशल पर्सनालिटी में हो, जैसे आर्ट में हो, लिटरेचर में हो, म्यूजिक में हो, किसी अदर फील्ड में हो, जो स्पेशल पर्सनालिटी को, डिग्निटी को बिलोंग करते हो। फोर्थ, टू गिव असेंट टू द बिल्स पास बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए बिलों को अपनी सहमति प्रोवाइड करना। और जो लास्ट है वो है टू प्रोम्युलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो ऐसे समय में अध्यादेश जारी करना, ऑर्डिनेंस को डिक्लेयर करना। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज फाइनेंशियल पावर्स। प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन मनी बिल इज नेसेसरी बिफोर प्रेजेंटेशन इन द हाउस ऑफ द पीपल। इट मींस कि प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल जो है मनी बिल पर जरूरी होती है लोकसभा में फाइनेंशियल बिल को पेश करने से पहले। ओके, मनी बिल को पेश करने से पहले प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल जरूरी होती है। एवरी ईयर द प्रेसिडेंट कॉजेस टू बी प्रेजेंटेड अ स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर मींस बजट फॉर द कंट्री। देश के लिए इनकम और एक्सपेंडिचर का बजट जो है वो प्रेसिडेंट जो है प्रस्तुत करवाता है। ओके, देश के लिए इनकम और एक्सपेंडिचर का बजट, तो हर वर्ष प्रेसिडेंट जो है वो बजट प्रस्तुत करवाता है। नेक्स्ट है फिफ्थ, जुडिशियल पावर। The first judicial power का first point है the president appoints chief justice of supreme court, high court and so also other judges of these courts. President supreme court के chief justice means CJI, high court के भी chief justice को और other judges को, इन courts के other judges को भी appoint करता है। The president also has a power of giving pardon और president के पास क्षमादान की power भी होती है। Next है B, powers with respect to the armed forces. The president is the supreme commander of the armed forces, navy, army, air force. president जो है वो तीनों सुप्रीम कमांडर होता है आर्म फोर्सेस का, नेवी, आर्मी, एयर फोर्स का सुप्रीम कमांडर होता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल पावर्स। The president entertains the head of the states, diplomats and other political delegates from foreign countries. President foreign countries से आने वाले डिप्लोमेट्स, पॉलिटिकल डेलीगेट्स का स्वागत करते हैं। द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट इंडिया इन द फॉरेन कंट्रीज। प्रेसिडेंट इंडिया को फॉरेन कंट्रीज में रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट विद फॉरेन कंट्रीज आर डन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट।
फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रीटीज और एग्रीमेंट जो है वो भारत के राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट द इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर्स क्या होती हैं? द फर्स्ट इज द प्रेसिडेंट में declare emergency in the country in case of external aggression, internal armed uprising, constitutional failures in states और financial crisis। तो प्रेसिडेंट जो है वो देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं इन कंडीशंस में एक्सटर्नल एग्रेशन हो, इंटरनल आर्म अपराइजिंग हो, स्टेट्स में कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर होने की कंडीशन में या फाइनेंशियल क्राइसिस में। द इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर बाय द प्रेसिडेंट ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। Ratification of both the houses of the parliament is necessary within 2 months of such declaration। जो इमरजेंसी है वो प्रेसिडेंट के द्वारा डिक्लेयर की जाती है कैबिनेट के एडवाइस पर। ऐसी किसी भी घोषणा पर 2 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों की पुष्टि आवश्यक है। Under such circumstances, the parliament acquires the power of enacting laws for whole the country or a part thereof। इस कंडीशंस में, इस अवस्था में संसद को संपूर्ण भारत और उसके किसी भी भाग के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। द यूनियन गवर्नमेंट कैन अंडर सच सर्कमस्टांसेस गिव डायरेक्शन टू द स्टेट्स। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, यूनियन गवर्नमेंट, इन सर्कमस्टांसेस में स्टेट्स को किसी भी तरह का कोई डायरेक्शंस दे सकती है। From the report of the governor or from any other sources, when the president has reason to believe that the administration of a state is not running as per the provision of the constitution, then the president with prior approval of the central cabinet may impose president rule in the state। गवर्नर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग और किसी अदर सोर्सेस से अगर प्रेसिडेंट को ऐसा विश्वास होता है, ऐसा लगता है कि जो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग रन नहीं कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में प्रेसिडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रायर अप्रूवल के साथ उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर सकता है। अप्रूवल ऑफ बोथ ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इज नेसेसरी ऑन एनी सच डिक्लेरेशन विद इन 2 months ऑफ सच डिक्लेरेशन। ऐसे डिक्लेरेशन पर 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों की पुष्टि आवश्यक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड कंप्लीट और पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट स्टेट कम्स इन द हैंड्स ऑफ द प्रेसिडेंट। और इस पीरियड के दौरान कंप्लीट और पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है स्टेट का प्रेसिडेंट के पास आ जाता है। ही शी में डेलीगेट द पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द गवर्नर। और वो चाहे तो ये जो पावर्स है एडमिनिस्ट्रेशन की पावर वो गवर्नर को सौंप सकता है। ड्यूरिंग सच पीरियड द पावर्स ऑफ फ्रेमिंग लॉज वेस्ट इन द पार्लियामेंट। और इस टाइम पीरियड में जो कानून बनाने का पावर्स होती है वो पार्लियामेंट के पास होती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड गवर्नर एंजॉयज ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सेप्ट द पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट। और इस पीरियड के दौरान हाई कोर्ट्स के पावर को छोड़कर वो स्टेट के बाकी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को एंजॉय करता है। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, when the president has reason to believe that severe financial emergency has arisen in the country, he she may impose financial emergency in the country। जब राष्ट्रपति को विश्वास हो जाता है कि देश में सीवियर फाइनेंशियल इमरजेंसी अराइज हो चुकी है, तो ऐसी कंडीशन में वो देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज कर सकता है। ओके, सो दीज आर द इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट।